चलिए, परफेक्शनाइज का सेट नंबर 2 का ये पार्ट 2 है। ठीक है, सेट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को किया था। अब हम लोग 51 से शुरुआत करेंगे और ये 51 से 100, फिर 100 से 101 से लेके 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 51 प्रश्न की बात करेंगे। क्या कह रहा है देखिए जरा, इसमें मिलान करनी है। तो मदन मोहन मालवीय जी का मिलान किससे करोगे? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल। एओ हुम की बात करें, इनका मिलान किससे करोगे? तो ये होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई थी ना। एओ हुम, सॉरी, एनी बेसेंट होम रूल से जुड़ी हुई थी। और एओ हुम की बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो आजाद हिंद फौज से थे। ठीक है, तो इसका उत्तर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी द राइट आंसर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कितने युग में सही सुमेलित है? तो ध्यान में रखना, पुणे सार्वजनिक सभा, बीबी जोशी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे एओ हिम, तो ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे लंदन इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो दादाभाई नौरोजी ठीक है। अमरदास नेटिव एसोसिएशन की बात करेंगे जीएल चेट्टी भी ठीक है। आप पुणे सार्वजनिक सभा से बात करेंगे तो इनसे जो जुड़े हुए थे तो वो सही है आपका, क्या नाम है इनका, बीबी जोशी भी थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे सही है, किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, पुणे सार्वजनिक सभा की बात करेंगे, स्थापना कब किया गया था? तो इसका 1870। स्थापना 1870 में हुआ था। ठीक है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की बात करेंगे तो यह स्थापना 1870 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना, इसमें जो लोग थे उनका नाम क्या है? तो बीबी जोशी एमजे है। अनाडे। ठीक है, साठे थे, ठीक है, चिपोलकर थे, ये सभी लोग जो थे इनमें काफी अधिक इनका योगदान था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसके सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट ट्रू, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ध्यान में रखना, लंदन इस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी और डब्ल्यू सी बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक है, 1865 में की गई थी। और ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन की बात करेंगे, लक्ष्मी रासू चेट्टी, पूरा नाम था इनका गुजलू लक्ष्मी राशि चिट्टू, जिनको हम लोग जीएल चेट्टी के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना 1852 में की गई थी। चलिए, तो सारे ही युग्म की बात करेंगे, इसमें सही है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, काफी बढ़िया प्रश्न है, जरा इस पे ध्यान फरमाइएगा। नमक सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। नमक सत्याग्रह के समय लॉर्ड विलिंगटन वायसराय थे, तो ध्यान में रखना है। तो गलत है, नमक सत्याग्रह के समय वायसराय की बात करेंगे तो इरविन थे। ठीक है, तो ये गलत है। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला पहला अहिंसक आंदोलन था, तो ये पहला आंदोलन नहीं था। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला पहला अहिंसक आंदोलन की बात करेंगे, असहयोग आंदोलन था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। गांधी इरविन समझौते नमक सत्याग्रह का परिणाम था, तो ध्यान में रखना है, बिल्कुल। गांधी इरविन समझौता जो था नमक सत्याग्रह का परिणाम था। ठीक है, नमक सत्याग्रह होता है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता होती है, तो ये तो सही है। बाकी सब पूछा कौन सा कथन गलत है, तो एक या दो की बात करेंगे गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरविन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभावों में से नहीं था? मतलब ब्रिटिश शासन का प्रभाव भारत में निम्नलिखित में से किस में पड़ा? ठीक है, तो भारत में गैर औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, मतलब यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, उद्योगों का ह्रास हुआ, बिल्कुल हुआ, ये तो था। भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया, बिल्कुल। जहाँ पे हम लोग अनाज उपजाते तो वहां पे अब नील वगैरह, कॉटन वगैरह ये सब होने लगा। ठीक है, बार बार अकाल पड़ा, ये भी था। आधुनिक उद्योगों का त्वरित प्रसार हुआ। ठीक है, मतलब मॉडर्न डे इंडस्ट्री जो था वो बहुत ही तेजी से, मतलब काफी बढ़िया तरीके से एक्सपेंड किया, ऐसा कुछ नहीं था, तो यही आपका गलत है। ठीक है, तो मतलब सही कौन सा नहीं है, तो ये आपका ध्यान में रखना है, डी नंबर सही नहीं है, मतलब आंसर जो होगा आपका ये होगा। बाकी ऊपर का तीनों जो है सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड हुआ था। असहयोग आंदोलन में से निम्नलिखित में से किस गतिविधि की परिकल्पना की गई थी? ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात हो रही है, मतलब कौन सा गतिविधि जो था असहयोग आंदोलन में था? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, बिल्कुल किया गया था। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, बिल्कुल। ठीक है, नमक कर देने से इनकार किया गया था, ये असहयोग आंदोलन का नहीं है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का है। किसमें का है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। विधि न्यायालयों का बहिष्कार किया गया था, तो बिल्कुल ये भी आपका किया गया था। ठीक है, अगर पूछेगा नमक कर देने से इनकार कब किया गया था, तो क्या बताएंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कर देने से इनकार किया गया था। ध्यान में इसको रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित नेताओं में पर विचार करें, रास बिहारी घोष, ठीक है, इट्स नॉट बोस, ये घोष है। लाला राजपत है, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं चुना गया? तो आप तिलक साहब को कभी भी नहीं चुना गया था, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो तिलक साहब जो थे इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे
नहीं रहे थे। बाकी रास बिहारी घोष की बात करेंगे तो रास बिहारी घोष सूरत सत्र में थे, 1907 में थे, ध्यान में रखना है। लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो लाला साहब की बात करेंगे तो ये लाला साहब जो थे 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन थे ना, नागपुर अधिवेशन में थे आई थिंक। कौन था ये नागपुर था ना शायद 1920 वाला। मदन मोहन मालवीय साहब की बात करेंगे तो ये दो बार रहे थे, ठीक है। एक 1919 के लाहौर अधिवेशन में, 1918 के दिल्ली अधिवेशन में भी थे, 18-19 दोनों में थे, ठीक है। रास बिहारी घोष की बात करेंगे तो ये 7 में थे और 1908 में भी थे, ठीक है। तिलक साहब जो थे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कार्य नहीं किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करें तो महात्मा गांधी 1924 में बने थे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, क्या नाम है इनका, सरोजिनी नायडू की बात करेंगे। सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो नेहरू साहब की बात को 1929 में थे, 1929 में नेहरू साहब थे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेहरू साहब यहाँ पर भी थे ना, क्या नाम है, फैजपुर के सत्र में भी थे। 36 में फैजपुर में था ही थे सर। ना, 36 सैंतीस वाले में, में। 36 36। 36 की 37। हाँ लखनऊ हाँ, तो ये 1929 में, 1936 में, हाँ 1937 में, सब में थे ये, फैजपुर में भी यही थे, ठीक है। 1937 में, हाँ 1937 में भी यही थे, ठीक है। आप वल्लभ भाई पटेल की बात की, कराची सत्र में थे, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनको आपको ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आ जाएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बाद सरोजिनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू और फिर अंतिम में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर की बात करेंगे, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने विवेक वर्धन पत्रिका प्रकाशित की, ठीक है। विवेक वर्धन पत्रिका की बात करेंगे, किसका था, तो बीरे संगलिंगम, ठीक है। क्या नाम था, बीरे शलिंगम का, कंदुकुरी बीरे सलिंगम, ठीक है। इन्होंने विवेक वर्धन पत्रिका को क्या किया था, तो प्रकाशन किया था। ये भी जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में थी, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे, कलकत्ता में थी, तो गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे, ये आपको कहाँ पे थी, तो लंदन में थी। कहाँ पे थी, तो लंदन में थी, ठीक है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे तो नेशनल इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे तो ब्रिस्टल में था, तो बिल्कुल ठीक है ये ब्रिस्टल में। इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे, बंबई में था, तो गलत है। इंडियन एसोसिएशन कहाँ था, तो क्या बताएंगे, ठीक है, ये लखनऊ कलकत्ता में था। लखनऊ। कहाँ पे था ये, कलकत्ता में था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन के बारे में हम लोग जानते हैं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। एस एन बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने की थी और कलकत्ता की बेस थी, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में की गई थी, या लंदन में थी, ठीक है, ध्यान में रखना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। इसमें कौन लोग थे, तो इसमें दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में हुई थी, ठीक है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो ब्रिस्टल में थे, इसमें केशव चंद्र सेन थे, ध्यान में इसको रखना है। इसकी स्थापना जो थी 1870 में हुई थी, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1876 में हुई थी, आनंद मोहन बोस साहब थे इसमें, और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। तो बोल रहा कौन सा गलत है, तो 2 and 4 आर रॉन्ग। अब आते काकोरी ट्रेन डकैती जी को अभी वर्तमान सरकार ने इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है, ठीक है। इसमें ट्रेन का जो नाम था, जिसका नाम था 8 डाउन, ठीक है, 8 डाउन ट्रेन, ठीक है। क्या नाम था, 8 डाउन सहारनपुर, कहीं कहीं पे शाहजहांपुर भी लिखा रहता है। तो शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन जो थी, उसमें काकोरी ट्रेन में डकैती की जाती है। घटना की बात करेंगे तो 1925 की घटना है, ठीक है, 9 अगस्त 1925 की घटना है। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड का संबंध किन क्रांतिकारियों से था, तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफा अशफाकुल्ला खान थे, ठीक है, ध्यान में रखना, काफी इंपोर्टेंट नाम है। अशफाकुल्ला खान की बात करें, इनके बारे में जान लीजिएगा। ये पहले ऐसे रिकॉर्डेड मतलब मुस्लिम है जिनको फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। जो पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी उनको नाम था HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। किसके नेतृत्व में लूटपाट की गई थी, तो रामप्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में इसमें लूटपाट की गई थी, ठीक है। इसमें कौन शामिल नहीं थे, तो इसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे। कभी अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो भगत सिंह जो थे इसमें शामिल नहीं थे काकोरी ट्रेन एक्शन में, ठीक है। रामप्रसाद सर बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान। सर 1857 में पीर अली नहीं थे, पीर अली प्रथम थे ना जिनको फांसी हुआ था, वो पटना से रिकॉर्डेड अस्पताल। मुस्लिम में अशफाकुल्ला खान ही लेता है, आप एक बार गूगल कर लेना, मैंने अशफाकुल्ला खान ही पढ़ा है, ठीक है। इन्हीं को रिकॉर्डेड मुस्लिम के तौर पे लेता है, जिनको आई थिंक शहीद, पहला शहीद मतलब फांसी की सजा इन्हीं को लेता है। एक बार चेक कीजिए ना, फर्स्ट मुस्लिम वो हैंग्ड, ठीक है ठीक है, ड्यूरिंग द नेशनल मोमेंट, नेशनल फ्रीडम मोमेंट सर्च कीजिए। मैंने अशफाकुल्ला खान ही पढ़ा है, ठीक है।
भगत सिंह की बात करेंगे तो इसमें नहीं थे, ठीक है। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल साहब, अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा हुई थी। साथ में राजेंद्र नाथ लहरी भी थे, रोशन सिंह भी थे, इनको भी मौत की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। अब आते हैं 61 नंबर प्रश्न प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का एक नया संविधान तैयार किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का एक नया संविधान बनाया गया, तो ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका नागपुर अधिवेशन थी, 1920 की थी, और इसकी राजधानी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नागपुर अधिवेशन की बात करेंगे तो वीर राघवाचार्य, ठीक है। अगर विशेष अधिवेशन अगर पूछेगा नागपुर का, तो विशेष अधिवेशन पूछेगा, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1920 में दो अधिवेशन हुआ था, ठीक है। एक तो अपना जो होता था ईयरली वाला, वार्षिक वाला, उसमें तो वीर राघवाचारी थे। एक और भी अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी 1920 वाले? हम्म, किन्हीं को नहीं पता है? राजेंद्र प्रसाद है। ये तो बहुत शर्म की बात है। लाला राजपत राय आई थिंक होंगे, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। लाला राजपत राय थे विशेष अधिवेशन में, ठीक है। और यह जो आपका ईयरली जो था, इसमें तो क्या नाम था? वीर राघवाचारी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्पेशल सेशन लाला पे था वो। राजपत राय होंगे। लाला राजपत राय है ना। हाँ सर। अड्यार का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ठीक है? तो अड्यार के युद्ध की बात करेंगे तो आरकोट के नवाब थे और फ्रांसीसी थे, ठीक है। ये लड़ाई की बात करेंगे तो 1746 में ये लड़ाई हुई थी, ध्यान में रखना है। ये सब बेसिक प्रश्न है, ठीक है, ये सब गलती नहीं होना चाहिए, कुछ भारी नहीं है। कृति किसान आंदोलन की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? कृति किसान आंदोलन, तो कृति किसान आंदोलन का भाई संतोख सिंह, ठीक है। तो बिल्कुल अमृतसर में कृति किसान आंदोलन की स्थापना की थी, ध्यान में रखना है। और ये जो थे थोड़ा ना कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है, स्पेशली यूएसएसआर के विचारधारा से जो थे ये प्रभावित है, ठीक है। कृति किसान पार्टी काफी इंपॉर्टेंट था, ये आंदोलन चला था। और इस आंदोलन का नेतृत्व की बात करेंगे तो 1926 में अमृतसर में भाई संतोख सिंह ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सती प्रथा का निषेध विलियम बेंटिक ने किया, बिल्कुल। इल्बर्ट बिल विवाद कर्जन से नहीं, रिपन से जुड़ा हुआ है। क्रिप्स मिशन की बात करेंगे 1942 में आया था, तो ध्यान में रखना है क्रिप्स मिशन बेबल से नहीं होगा, लिथगो से होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, तो ये आपका सही है, ये आपका सही है। इल्बर्ट बिल की बात करेंगे तो रिपन से जुड़ा हुआ है, किससे है? रिपन से जुड़ा हुआ विवाद है ये। क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो 1942 में आया था, इस समय कौन था? तो लीन लिथगो था। कौन था? लीन साहब थे, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहा सही उत्तर का चुने तो 1 और 4 की बात करेंगे सही है, बाकी दोनों गलत है, ठीक है। अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, देखिए। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू व सी आर दास ने की थी, बिल्कुल की थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वराज पार्टी का उद्देश्य पूर्ण स्वराज की मांग करना था। स्वराज पार्टी जो थे ना, ध्यान में रखना, पूर्ण स्वराज की मांग जो थे नहीं थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये गलत है, क्योंकि विवाद इसी बात को लेकर हुआ था, क्योंकि जब इनको नेहरू रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिया गया था, उसमें डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई थी, टोटल इंडिपेंडेंस में भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी, ठीक है। इसी बात को लेकर कांग्रेस के जो युवा नेता जो थे वो काफी अधिक नाराज हो गए, स्पेशली नेहरू एंड सुभाष जी, ठीक है। तो इसके लेकर इनका विरोध हुआ। उसके बाद 1928 के बाद 1929 में क्या होता है? तो 1929 में क्या होता है? लाहौर सेशन होता है, जिसमें टोटल इंडिपेंडेंस की मांग रखी जाती है। नेहरू रिपोर्ट में टोटल इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी, इसलिए नेहरू रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी, ठीक है। तो ये पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करते थे, ठीक है। तो ये तो सही है, बाकी आर की बात करेंगे गलत है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। उन्होंने दैनिक समाचार पत्र युगांतर शुरू किया, ठीक है। तो युगांतर की बात करेंगे, तिलक साहब ने नहीं किया था, बरिंद्र कुमार घोष ने किया था। किसने किया था? क्रांतिकारी विचारधारा वाला ये न्यूज था, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो बरिंद्र कुमार राजेंद्र घोष। घोष ने किया था। ये बंगाल बेस्ड था, ध्यान में रखना। तिलक साहब की बात करेंगे तो पुणे, या फिर बात करेंगे क्या नाम है इनका, महाराष्ट्र बेस्ड है, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारतीय शांति का जनक है, ये भी गलत है। ये बैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। किसने कहा है? बैलेंटाइन सिरोल ने कहा है, ठीक है। इनको भारतीय फादर ऑफ द इंडियन अनडेस्ट कहा है इनको, और इस वजह से मतलब क्या होता है, ये मानहानि की दवा करते हैं, लंदन में जाके कोर्ट वगैरह में जाके केस वगैरह लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? तो कोई भी कथन सही नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे क्या है, गलत है, ठीक है। भारत के इतिहास आधुनिक के संदर्भ में, भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में किसे कावा गांधी के नाम से जाना जाता है? तो कावा गांधी, फ्रंटियर गांधी एक ही व्यक्ति को कहते, सॉरी, कावा गांधी करमचंद गांधी को कहा जाता है, जो कि इनके पिताजी थे, ठीक है। इनके पिताजी थे, तो गांधी जी के पिताजी थे, कावा गांधी के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। पोरबंदर में एक अदालत में अधिकारी भी थे, ठीक है। तो कावा गांधी इनके पिताजी को कहते, करमचंद गांधी जी को कहते, इसको आपको ध्यान में रखना। इनको क्या बोलते? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं।
साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? तो ध्यान रखें, साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूसुफ मेहर अली ने जब यहाँ पे सबसे पहले जब साइमन कमीशन जब आती है, मुंबई के पोर्ट पे उतरती है, तो वहीं पे सबसे पहले इनका विरोध होता है। और डेट टाइम की बात करेंगे, यूसुफ मेहर अली के द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, ध्यान में रखना है। हालांकि इस नारा को पॉपुलर बनाने में योगदान किनका था? तो ये ध्यान में रखना, लाला लाला साहब का, लाला लाजपत राय जी का इसको योगदान बनाने में था। ठीक है, यूसुफ मेहर अली का एक और भी नारा था, ठीक है, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का नारा की बात करेंगे, इन्होंने ही दिया था, ध्यान में रखना है। बिल्कुल ठीक है, यूसुफ मेहर अली को जाना जाना जाता है, लेकिन कुछ गांधी जी के सहयोगियों ने भी इसे पॉपुलर बना दिया और गांधी जी का नाम आ गया, लेकिन एक्चुअली में ठीक है इन्हीं को जानते हैं, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी पर मेहर अली, साइमन गो बैक एंड भारत छोड़ो, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, गलत है। किसने की थी अध्यक्षता? तो मजूमदार साहब थे ना। लखनऊ सेशन में कौन थे? कांग्रेस के महत्वपूर्ण सेशन का सारा का अध्यक्ष याद है आप लोग को? अंबिका चरण मजूमदार थे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। जितने भी कांग्रेस के इंपोर्टेंट सेशन है जहां पे प्रमुख घटना घटी, सारा का अधिवेशन की मुख्य बातें क्या थी, और उसके जो अध्यक्ष है मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और ये कोई अभी नहीं पढ़ रहे, क्लास 8 से ही लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह की किताब में 8-9 से ही मतलब ये सब शुरू हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बड़े उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ आना शुरू हुआ। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी। ठीक है, तो 2 और 3 की बात करेंगे ठीक। आपका सही है, बाकी पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सूरत में टूटे थे, लखनऊ में दिल जो थे जुट गए। यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करेंगे, वो भी नींव रखी जाती है। ठीक है, अभी मुस्लिम अपीजमेंट कह दीजिए, उसकी भी नींव जो है यहाँ पे रखी जाती है। ठीक है, ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख विशेषता क्या थी? रैयतवाड़ी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, किसानों द्वारा लगान, किसानों द्वारा सरकार को लगान का सीधा भुगतान होता था। ठीक है, बीच में मीडिएटर जो था जमींदार, उसको हटा दिया गया था। ठीक है, यही सही है और इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, किसानों द्वारा सरकार को लगान का सीधा भुगतान होता था। जमींदारों और किसानों के बीच में भूमि पट्टा समझौता गलत है। ये किसमें होता था? तो ये उसमें था, क्या नाम था उसका, जमींदारी या फिर कहिए परमानेंट सेटलमेंट में था, स्थायी बंदोबस्त में था। स्थायी बंदोबस्त। सरकार द्वारा सामान्य स्वामित्व और सामुदायिक खेती को बैध बनाना, ये महलवारी में था। राजस्व इकट्ठा करने और क्षेत्रों का प्रबंधन करने के लिए महलवारों की नियुक्ति जो थी, ये भी महलवारी में था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? होम रूल आंदोलन 1918 में शुरू किया गया था, तो पहला वाला की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है। तो पहला वाला जो है सो ध्यान में सरासर ही गलत है, क्योंकि होम रूल आंदोलन की बात करेंगे 1916 में शुरू किया। कब किया गया था? 1916 में। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व गांधी के हाथ में था। गांधी जी कभी भी होम रूल को लीड नहीं कर रहे थे, या तो तिलक थी या फिर एनी बेसेंट। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो आपका दोनों का दोनों कथन की बात करेंगे गलत हो गया। ठीक है, असम के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में किसे बीरवाला के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बीरवाला के नाम से कनकलता बरुआ को जानते हैं, काफी इंपोर्टेंट नाम है। ठीक है, ध्यान में रखना है, काफी इंपोर्टेंट, क्योंकि ये पहली महिला थी, जो ये पहली महिला थी 1942 में, 1942 में ये पहली महिला थी जिनको मतलब क्या किया गया था? स्वतंत्रता पुलिस की सेनानी। गोली से मतलब क्या था, इनको पुलिस की गोली लगने से शहीद हो गई थी। ठीक है, ध्यान में रखें, कनकलता बरुआ काफी इंपोर्टेंट थी, ध्यान में रखना। अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति जी आई थिंक बंगाल गई थी, तो इनका नाम लिया था, तो ये काफी चर्चा में आ गई थी। ठीक है, कहानी सुन लीजिए क्या था। एक पुलिस स्टेशन था, गोहरपुर पुलिस स्टेशन। ठीक है, वहां पे तिरंगा झंडा फहराने के लिए मार्च कर रही थी, तो वहां पे अंधाधुन धुन फायरिंग हुई, और जिसमें कनकलता बरुआ जो थी काफी कम उम्र की थी। ठीक है, सबसे कम उम्र की एक शहीद होने वाली मतलब ये महिला है कनकलता बरुआ। ठीक है, स्टूडेंट ही थी, तो इनका नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? तो बीरवाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, कल्पना दत्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कल्पना दत्त खुद ही एक छात्र थी। चटगांव शस्त्रागार जो होता है, ठीक है, चटगांव रेड आर्मरी के नाम से इनको जानते हैं। तो वहां पे कनकलता बरुआ जो थी, ठीक, और इनके जो गुरु जो थे, ध्यान में रखें क्या नाम था उनका? सुरेशन। ठीक है, मास्टर दास सुरेशन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, काफी बड़ी संख्या में लोग गए थे, चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चटगांव शस्त्रागार से जुड़ी हुई है कल्पना दत्त, ये भी एक फ्रीडम फाइटर थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। अचानक और क्रूर हमले के परिणाम स्वरूप 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल सही है। गोली चलाने से पहले जनरल डायर ने कोई चेतावनी जारी नहीं किया, भीड़ को शांतिपूर्वक तितर बितर होने का मौका भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये भी ठीक है। जलियांवाला बाग की बात करेंगे तो कोई बाग नहीं था, एक चार दीवारी था, जो कि जिल्ली नामक व्यक्ति के नाम से था, इसीलिए उसको जलियांवाला बाग कहते थे। निकलने का एक छोटा सा गेट था, वो भी आई थिंक क्लोज था। ठीक है, दीवार को कोई फाड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसकी हाइट जो थी
15-16 फीट के आसपास उसकी हाइट थी, ठीक है। पूरा ओपन मैदान था, एक यहाँ तक एक मामूली सा एक ही पेड़ था, एक कुआं था, काफी लोग उसमें कूद गए, ठीक है, कि जान बचाने के चक्कर में, लेकिन अंततः क्या हो गया, वो भी मारे गए। 1600 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से लगभग 1000 से अधिक लोग जो थे मारे गए, ठीक है। जो ऑफिशियल डाटा बनाई गई सरकार के द्वारा, हंटर कमीशन, उसमें 379 का डाटा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन कमेटी बैठी थी, जिसको हम लोग तहकीकात कमेटी के नाम से जानते थे, उसमें बोला गया ऐसा नहीं 1000 से अधिक लोग हाथों हाथ हुए हैं। वो तहकीकात कमेटी को लीड जो कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, और गांधी जी वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस कमेटी, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की, देखेंगे क्रिप्स प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव जो था बहुत ही खराब प्रस्ताव था। गांधी जी ने इसे बोला था, भाई साहब ये तो ऐसा बैंक का चेक है, ठीक है, जो कल परसों में वो होने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, दिवालिया होने वाला है, ठीक है, और पैसे भजाने जाओगे तो वहां से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1942 में आई थी क्रिप्स प्रस्ताव। युद्ध के बाद एक संविधान सभा बुलाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ठीक है, युद्ध के बाद एक संविधान सभा बुलाई जाएगी। मतलब क्रिप्स प्रस्ताव लाया क्यों गया, ठीक है, जस्ट लाइक इट्स अ लॉलीपॉप, और भारत का युद्ध में समर्थन लेना था। ब्रिटिश चाहती थी से भारत हमें युद्ध में समर्थन करे, इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव को लाया गया। संविधान सभा में केवल प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल होने के इच्छुक न हो, अपना अलग संविधान बना सकता है। ये सबसे बड़ा विरोध की बातें थी, ठीक है। तो 1 और 3 जो है क्रिप्स प्रस्ताव से संबंधित चीजें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। सरकार ने सॉरी वर्तमान कांग्रेस की जो पार्टी जो थी, उसने सिरे से इसे नकार दिया, और गांधी जी ने बोला था अगर आपका ये प्रस्ताव ये है तो आप जिस फ्लाइट से आए उसी फ्लाइट से वापस लौट जाइए। बोला ये भी जाता है क्रिप्स प्रस्ताव से बातचीत कौन कर रहा था, ठीक है। तो हुई द ऑफिशियल मेंबर फ्रॉम द कांग्रेस हु मतलब क्या बोलते हैं, उनसे एडवाइस वगैरह ले रहे थे या फिर उनसे बात कर रहे थे। तो कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल मेंबर कौन थे क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स वालों से बात करने के लिए, बताइए। मुझे जहां तक याद है जेबी कृपलानी, ठीक है, एक बार मुझे क्रॉस चेक करना आप, ठीक है। आई थिंक जेबी कृपलानी को ऑफिशियल ऑथोरिटी मिला था फ्रॉम द कांग्रेस, आप जाके क्रिप्स वालों से बातचीत करो, ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो इसका 1 और 3 वाज द राइट, बाकी जो है सो इसका गलत है। दूसरा वाला जो है सो सीधा सारा गलत है, ठीक है। अब आते हैं भारत छोड़ो, निम्नलिखित पर विचार करें। भारत छोड़ो संकल्प को अपनाना, पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीयों को शामिल करना, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा, क्रिप्स द्वारा डोमिनियन स्टेटस का प्रताप। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम सही है, ठीक है। तो इसको आपको करना है। तो सबसे पहले पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार जो किसी लोगों को जोड़ा गया, तो ध्यान में रखना है ये 1909 में हुआ था, ठीक है। 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, 1939 में हुआ था। क्रिप्स द्वारा डोमिनियन स्टेटस की डिमांड के बाद 1942 में हुआ था। अब भारत छोड़ो संकल्प की बात करेंगे तो ध्यान रखें ये भी 1942 में हुआ था। लेकिन जब क्रिप्स प्रस्ताव जब फ्लॉप हो गया, देन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। मतलब क्रिप्स प्रस्ताव के रिस्पॉन्स में ही इसको लाया गया था। तो ध्यान में रखना, पहले क्रिप्स के द्वारा डोमिनेंट स्टेटस की बात होगी, इसी को आउटडेटेड या फिर कह सकते हैं लॉलीपॉप कहा गया था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब 4 के बाद 1 आएगा, ठीक है। तो 4 के बाद 1 किसमें है, तो भाई ये तो नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक, ऑप्शन बी ये होगा। ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी ये होगा। ठीक है, ये में से कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बता रही, तो देख लेना आप लोग, तो ये आपका सही है, ठीक है, समझ सर गए वो ना। नेहरू और तो जब भी सर वो नेहरू सर वो नेहरू और अबुल कलाम आजाद थे जो क्रिप्स से बात कर रहे थे। अच्छा अबुल जवाहरलाल कलाम नेहरू आजाद, अच्छा हाँ, क्रिस और प्रस्ताव से बात जवाहरलाल कर, नेहरू अबुल कलाम आजाद, सॉरी, नॉट नॉट और नेहरू भी थे। आजाद साहब और नेहरू थे, हाँ, ऐसा प्रश्न पूछता है, इसको ध्यान में रखना। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग बी आर अम्बेडकर, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की बात करेंगे तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना 1932 में गांधी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की बात करेंगे, लाला लाजपत राय के द्वारा नहीं की गई थी, लखनऊ में थे। इसमें कौन थे, शाहजानंद सरस्वती रंगा साहब थे, ठीक है। क्या नाम था उनका पूरा, एनजी रंगा, जो कि महासचिव थे। सरस्वती साहब जो बिहार से ही थे, वो सचिव, क्या नाम था उनका, अध्यक्ष थे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, तो ये इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की बात करेंगे तो हमारे अंबेडकर साहब थे, ठीक है। तो ये सब जो है आपका गलत हो गया, कोई भी सही नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास की बात करेंगे ना, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास,
ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बहिष्कृत हितकर्मी कैसा कुछ होता है ना, वो होता उसके है आपके अम्बेडकर जी। लेकिन ये भारतीय अस्पृश्यता लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की बात करेंगे तो इसमें गांधी जी है। ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की बात करेंगे तो उसमें कौन है, तो उसमें जो है सो आपके क्या नाम है, अम्बेडकर जी है। ठीक है, 1927 में बटलर समिति बनी थी, तो बटलर समिति का सिंपल सा उद्देश्य यही था कि भाई साहब तो देसी रियासत जो है उनके बीच और ब्रिटिश के बीच, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के संबंध को अच्छा बनाना। ठीक है, इसके लिए बटलर समिति आई थी, क्योंकि इनको एक अखिल भारतीय संघ बनाना था जो कि 1935 के एक्ट में थे। और अखिल भारतीय संघ तभी हो सकता था जबकि उसमें देसी रियासत शामिल होता। ठीक है, तो भारत सरकार और राज्यों के बीच में, ठीक है, क्या करना, संबंध को सुधारना जो था इसका था। लेकिन राज्यों के बीच में कौन सा राज्य, यहाँ पे पूरा प्रश्न को नहीं दिया, देसी रियासतों के बीच में। ठीक है, प्रिंसली स्टेट जिसको कहते हैं ना, ठीक है, उनके बीच में संबंध को सुधारने के लिए एक बटलर समिति बनी थी। और इसका ध्यान में, इसका अध्यक्ष कौन था, तो हारकोट बटलर। क्या नाम था, तो हारकोट बटलर जो थे इसके अध्यक्ष थे। कब बनी थी, तो 1927 में बनी थी, ध्यान में रखना है। और ये 3 सदस्यीय थे। ठीक है, 3 मेंबर्स बॉडी थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में केशवराव जेठे, शंकरराव मोरे, ठीक है, भाऊ साहेब राउत, नाना पाटिल को किस रूप में सबसे अधिक याद किया जाता है। ठीक है, तो ये सबके सब जो ध्यान में रखें पीजेंट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक के रूप में इनको हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना की बात करेंगे, आजादी के बाद में हुई थी। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में केशवराव जेठे, शंकरराव मोरे, भाऊ साहेब राउत, नाना पाटिल को किस रूप में जानते हैं, तो पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक के रूप में जानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो थी ध्यान में रखना, ये जो थे महाराष्ट्र बेस्ड थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट 1928 के प्रावधानों में से नहीं था। ठीक है, 1928 के प्रावधानों में से क्या नहीं था, तो भारत के लिए डोमिनियन एक्ट था जिसको लेकर सबसे ज्यादा विरोध हुआ। भाषाई प्रांत की बात की गई थी, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा की बात की थी, फंडामेंटल राइट भी था इसमें। ठीक है, लेकिन अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग जो थी इसमें नहीं थी। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो इसका विरोध ही कर रहे थे। ठीक है, तो ये नहीं थी, बाकी सारे चीजें जो थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। साइमन कमीशन की बात करेंगे, रिपोर्ट जो 1900 सबसे पहले साइमन कमीशन एक बॉडी जो थी, स्टेचुरी बॉडी थी, बनती कब है, तो 1927 में बॉडी बनती है। ठीक है, 1928 में भारत आती है। ठीक है, 1928 में भारत आती है और 1930 में अपना रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंप देती है। ठीक है, किस एक्ट को जांच करने के लिए आई थी, तो 1919 के एक्ट के अधिनियम को, 1919 वाले अधिनियम को जांच करने के लिए आई थी। ठीक है, फिर 1930 में जब रिपोर्ट जब सौंपती थी, फिर 1931 में क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। फिर दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सॉरी, 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही होता है। फिर दूसरा जो होता है 1931 में होता है। और फिर तीसरा जो होता है 1932 में होता है। ठीक है, और इसी के आधार पर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो आधार जो निकलता है उसके आधार पर आप चलोगे तो 1935 का अधिनियम को पास किया जाता है, जो कि सबसे विस्तृत था और सबसे बड़ा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से सारा कमीशन जो है साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ है। 1917 में बनती है, सॉरी 1919 को जो था, क्या बोलते, 1919 का जो अधिनियम जो था, जिसको हम लोग मांटेगु चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मांटेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। उसी की जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन बनी थी। एक्चुअली में 10 साल बाद जांच करना था, लेकिन वहां पे सरकार जाने वाली थी, इसलिए पहले ही उसको बना दिया गया था। ठीक है, 1928 में भारत पहुंची, 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट हुई। इसी रिपोर्ट के आधार पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो सारांश निकल कर आए 1935 के आपके अधिनियम के तौर पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो ये जो था नेहरू रिपोर्ट में कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट थे, कभी ऐसे पूछ देंगे तो 19 प्रकार के फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। ठीक है, समझ, कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट थे, तो 19 प्रकार के फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। अलग निर्वाचन क्षेत्रों की कोई ऐसी मांग नहीं थी। डोमिनेट स्टेटस को लेकर सबसे अधिक विवाद हुआ, क्योंकि अब जो थे भारत के लोग जो थे या फिर कांग्रेस के उस समय के जो युवा चेहरा थे वो पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, टोटल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, डोमिनेट स्टेटस को लेकर तैयार नहीं थे। बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो सही है ये। उन्होंने मुख्य नायक नामक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया, ये भी सही है। उन्होंने गांधी जी के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के विरोध के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बिल्कुल ठीक है, जब 90 कब था यार, 1932 में, ठीक है, जिसको बोलते हैं सांप्रदायिक पुरस्कार की जब घोषणा की गई। ठीक है, कम्युनल अवार्ड जिसको बोलते हैं, रामजे मैकडोनाल्ड जब इसकी घोषणा की तो गांधी जी डेट टाइम की बात करें यरवदा जेल में थे। ठीक है, गांधी जी को सजा हुई थी, क्योंकि गांधी जी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब वापस आए थे तो उन्होंने फिर से मतलब
सोचा से फिर से मतलब सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देता हूँ, तो इनको अरेस्ट करके पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया गया था। और फिर 1932 में बात करेंगे फिर से, मतलब जो अब ये जो आपका जो था, इसका जब एक्सटेंशन किया गया, किसका किसका एक्सटेंशन किया गया, क्या नाम है इसका, अलग पृथक निर्वाचन का जब निर्वाचन उसका जब बढ़ाया गया, तो इस बार दलितों को दे दिया गया। तो गांधी जी को लगा से दलित जो है से इट्स ए लार्जर पार्ट ऑफ हिंदू, ठीक है, हिंदुज्म का एक पार्ट है दलित समुदाय, उसको भी चाहती है ब्रिटिश सरकार मुसलमान की तरह, सिखों की तरह, ईसाई की तरह अलग करना। तो एट दैट टाइम गांधी जी काफी नाराज हो गया, वो मतलब फास्ट एंड टू द डेथ चले गए, ठीक है। और इससे जब ये दलितों को जब अलग से निर्वाचन क्षेत्र जब दिया गया, तो इससे अंबेडकर जी काफी खुश थे। लेकिन गांधी जी काफी लंबे समय तक जब वो रहे, तो सब ने अंबेडकर जी के ऊपर सबने दबाव बनाया से आप जाओ गांधी जी को मनाओ, ठीक है, नहीं तो गांधी जी का वो हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। तब जाके बात करेंगे तो ये यरवदा जेल में गए, क्या इनका नाम क्या, अंबेडकर जी यरवदा जेल में गए, और गांधी जी को फास्ट तोड़ने के लिए कहा। तो गांधी जी ने उनसे सीधा से कहा कि भाई साहब, तुम जो है ना, तो ये जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो बात कर रहे हो दलितों के लिए, इसको तुम स्वीकार मत करो। हाँ, तुम्हारे लिए, तुमको अगर बहुत अधिक इनसिक्योरिटी है तो हम तुमको आरक्षण की सुविधा देंगे, ठीक है। तो फिर गांधी जी को समझाने में जो थे नेहरू जी, सॉरी क्या नाम, अम्बेडकर जी सफल रहे। अब बाद में जाके दोनों के बीच में एक पैक्ट होता है, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें से पृथक निर्वाचन क्षेत्र को अस्वीकार कर दिया गया, और गांधी जी, अंबेडकर को गांधी जी के मांगों के सामने आत्मसमर्पण होना पड़ा, और यहाँ पर आरक्षण दी गई, ठीक है। तो केंद्रीय विधानसभा में, प्रांतीय विधानसभा और सब जगह पे मतलब क्या होगा, दलितों के लिए अलग से सीटें आरक्षित की गई, और जो पृथक निर्वाचन वाला जो बात जो था उनको त्यागना पड़ा, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है। रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद निम्नलिखित में से सर किसे एक इंपीरियल हम्म सर एक चीज और पूछ कंफर्म करना था। जो पूना हम्म पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच में, हम्म सिग्नेचर नहीं किए थे गांधी जी, वो शायद मदन मोहन मालवीय जी पंडित किए मदन थे, मोहन राइट? मालवीय जी की है, तो जेल में कैसे रहते हुए सिग्नेचर कर सकते, गांधी जी के बिहाफ पे पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और बोलेंगे योगदान किसका था, तो पंडित मोहन मालवीय थे, एम आर जयकर साहब थे, इन लोगों का योगदान था इस गांधी जी और मतलब अम्बेडकर जी के बीच में समझौता करवाने में। गांधी जी डेट टाइम इन जेल, ठीक है, इसलिए मतलब गांधी जी के बिहाफ पे पंडित मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था, ठीक है। रॉल एक्ट पारित होने के ठीक। बाद निम्नलिखित में से किसने इंपीरियल विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। जब रॉल एक्ट पारित होता है तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी दे दिया, पंडित मोहम्मद मालवीय ने, मजहरुल हक ने भी दे दिया, ठीक है। सारे ही ने मतलब क्या किया, इसे इस्तीफा दे दिया, ठीक है। ध्यान में रखना है रॉलेट एक्ट, काला कानून, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, देखेंगे आगे के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। आप देखते हैं आगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कराची अधिवेशन अपने आप में काफी विवाद भी था, काफी अधिक दिक्कतें भी था, क्योंकि गांधी इरविन के बीच में समझौता हो रखा था। उसके बाद कराची अधिवेशन होती है, 3 शहीदों को फांसी मिल गया रहा था। कराची अधिवेशन ध्यान में रखें, सबसे पहले क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मतलब कराची सेशन होता है, और कराची सेशन में मतलब गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, गलत है। कराची अधिवेशन के अध्यक्षता सरदार पटेल साहब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, गलत है, यह भी गलत है, क्योंकि कराची प्रस्ताव का मसौदा जो था नेहरू जी ने तैयार किया था, ठीक है। मसौदा जो था नेहरू जी ने तैयार किया था, अध्यक्षता जो थी पटेल साहब के द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न और भी है, गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस ने समर्थन किया था, तो गांधी इरविन समझौते को वहां पे मतलब समझौता दे दिया गया था, मतलब मान लिया गया था, प्रस्ताव में सहमति दे दी गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी पारित किया गया था, बिल्कुल यहाँ पे राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी पारित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। तो सारे सारे कथन की बात करेंगे, सही नहीं है, केवल 3 और 4 की बात करेंगे, वही आपका सही है। 18वीं शताब्दी में अरब से आयात की मुख्य वस्तुएं निम्नलिखित में से कौन थी, जो अरब की तरफ से आती थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अरब की तरफ से क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। तो भाई अरब में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, तो क्या लगता है, सूती वस्त्र तो कहीं उधर से आ नहीं सकता था, ठीक है। आएगा क्या सूती वस्त्र, नहीं आएगा ना। कॉमन सेंस होना चाहिए भाई, सोसाइटी के हिसाब से वहां पे कपड़े भी पहने जाते हैं। अरब में कोई तो हाथी भी ऊनी नहीं कपड़ा होगा। तो पहनता नहीं होगा। हाथी तो कभी हो नहीं सकता, बिकॉज हाथी को क्या चाहिए, वहां के सर्वाइवल करने के लिए उसको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है कि नहीं, कॉमन सेंस है। तो हाथी तो उधर हो नहीं सकता, पानी का बहुत अधिक दिक्कत है, ठीक है। बाकी कॉफी है, ठीक है, सोना भी था और दवा भी था, ठीक है।
तो ये भी आपका सही है। ठीक है, वहां पे अरबी में क्या मिलते थे, घोड़ा मिलते हैं। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के घोड़ा जो थे वहां से आते थे। ठीक है, काफी अधिक डिमांड था अरबी घोड़े के। ठीक है, लाइक विजयनगर इंपायर एंड बहमानी सल्तनत में इनके घोड़े को लेके काफी डिमांड थी। ठीक है, ये सब चीजें आती थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 1 2 3 की बात करेंगे, सही है, ध्यान में रखें, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, अफ्रीका से हाथी दांत मिल जाते थे। हाथी के दांत जो थे, ड्रग्स वगैरह जो थे, अफ्रीका से आते थे। और ऊनी कपड़ा कहाँ से आएंगे, तो जहां पे ठंडा पड़ेगा ऊनी कपड़ा वहीं पे रहेंगे ना, तो ऊनी कपड़ा यूरोप से आते थे। कहाँ से आते थे, यूरोप से आते थे। ठीक है, जो कि सालों भर वहां पे ठंड पड़ती है। निम्नलिखित पर विचार करें, तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, इनमें से कितने आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसमें 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 दिया हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं था। एक दिन मैंने क्वेश्चन भी डाला था, am I right? ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस बुक इन्होंने बोला है भाई साहब 3 सही है, मतलब खेरा को, चंपारण को छोड़ के सब आंसर इन्होंने लिया है। ठीक है, सरदार पटेल 1910 में कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। भारत लौटने के बाद वो अहमदाबाद में बसकर एक प्रमुख आपराधिक वकील बन गए। ठीक, क्रिमिनल लॉयर थे। उन्होंने 1970 से 1928 तक अहमदाबाद के नगर निगम आयुक्त और अध्यक्ष के रूप में काम किया। वह 1970 के खेरा सत्याग्रह के प्रमुख स्थानीय नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान उन्होंने लगभग 3 लाख सदस्यों की भर्ती की। आंदोलन के लिए 1.5 मिलियन रुपए जुटाए। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान के कारण उन्हें सरदार की उपाधि मिली। सरदार पटेल ने नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और दांडी मार्च के बाद गांधी जी के साथ गिरफ्तार भी कर लिए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरदार पटेल ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़ताल आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटेल साहब की बात की 1970 में चंपारण सत्याग्रह से जुड़े नहीं थी। हालांकि दिसंबर 1929 में मुंगेर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 28वें सत्र में भाग लेने के लिए बिहार का दौरा किया था। उन्होंने सीतामढ़ी, मुंगेर, चंपारण और गया में बड़ी सभाओं का बारे में वो भी किया। तो ये भी इसमें सोल्यूशन में कहीं पे भी अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में नहीं दिया हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन किताब ये जो सोल्यूशन में दे रहा है उसके हिसाब से ये और ये तीनों सही है। ठीक है, लेकिन एक दिन मैंने डाला भी था, तो ये थे, वहां के नेता तो थे, बट ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अहमदाबाद मिल लेबर स्ट्राइक। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे ले रहा है। एक बार इसको आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा। मेरे हिसाब से अहमदाबाद नहीं होना चाहिए, केवल क्या होगा, तो इसका खेरा और वारदोली। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित संधियों का सही क्रम? इलाहाबाद की संधि कब होती है? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में। मैंगलोर की संधि कब होती है? तो भाई साहब मैंगलोर की संधि की बात करेंगे 1784 में होता है मैंगलोर की संधि। दूसरा अंगल मैसूर युद्ध के दौरान मैंगलोर की संधि होती है। ठीक है, 1782 की बात करें, 75 से लेकर 82 तक प्रथम अंगल मराठा युद्ध चलती है ना, तो उसमें सलाबाई की संधि होती है 1782 में। और मद्रास की संधि की बात करेंगे तो 1769 में होती है। ठीक है, 1769 में क्या होती है? मद्रास की संधि होती है। ठीक है, तो फिर मिला लो, फिर आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले इलाहाबाद की संधि हुआ, ठीक है, जो कि 1700 क्या हो जाएगा 65। मद्रास की संधि 1769, शालाबाई की संधि 1782। ठीक है, और यहाँ पे मैंगलोर की संधि की बात करेंगे तो 1784। ठीक है, कौन सा? तो 1784 में मैंगलोर की संधि। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायालयों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है, बिल्कुल ठीक है। ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार ने 1919 के प्रावधानों के 1909 के प्रावधानों के तहत हुई थी। तो ये सरासर गलत है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1774 में हुई थी। ठीक है, सॉरी, मिस्टेक। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय ना, हाँ ठीक है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत हुई थी। किसके प्रावधानों के तहत होती है? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत हुई थी। अगर पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखें 1774 में। अगर पूछेगा संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1737 में की गई थी, जो कि 35 के एक्ट में था। तो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में था। और उसके बाद अगर बात करूंगा तो संघीय न्यायालय की बात करेंगे तो दिल्ली में फेडरल कोर्ट बनाया गया था, 1937 में था। ठीक है, बिल्कुल संघीय न्यायालय, ध्यान में रखना है। ठीक है, और उच्च न्यायालय की अगर बात करेंगे तो 1861 में एक पारित किया गया था, विभिन्न प्रांतों में एक उच्च न्यायालय बनाने का निर्णय था। तो 1862 में 3 जगह पे सेम टाइम में उच्च न्यायालय बनता है। ठीक है, एक कलकत्ता हाई कोर्ट, देखिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेंगे ना तो 1773-74, अगर हाई कोर्ट बोलेंगे तो ध्यान में रखिएगा 1862 होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है।
उसके मद्रास में भी बनी थी, एक जगह पे और भी बनी थी, 1862 में बनी थी, तीनों जगह पे। कहाँ पे बनी थी? बॉम्बे में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? बॉम्बे में बनी थी 1862 में, ठीक है। उसके बाद बनी 1866 में, 1866 वाला में आगरा में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? आगरा वाला में, ठीक है। जिसको 1875 में कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? तो प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो 1866 में जो चौथा हाई कोर्ट जो था, ये शुरू में आगरा में था। ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी बीपीएससी गलती करवाता है। कहाँ पे था ये? तो आगरा में था, जिसको बाद में कहाँ पे शिफ्ट किया गया? तो बाद में इसको इलाहाबाद में शिफ्ट किया गया। अभी भी इलाहाबाद में, जो कि भारत में सबसे बड़ा बेंच वाला जो हाई कोर्ट, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो कि कभी आगरा में हुआ करता था, ठीक है, 1866 से लेके 1875 तक, ठीक है। अब जाके कहाँ पे है? तो अभी जाके ये कहाँ पे है? तो अभी जाके ये इलाहाबाद में, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या सही हो गया? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1909 के प्रावधानों के तहत नहीं, ठीक है। किसके प्रावधानों के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत 1774 में की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? एलिजा इम्पे को बनाया गया था, ठीक है। तो इम्पे साहब की बात करेंगे, इसके मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद क्या थे? एससीएल, ठीक है। एससीएल, एससीएल ध्यान में रखना है, एससीएल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। एच फॉर क्या हो जाएगा? हाइड। सी फॉर क्या होगा? चैम्बर, ठीक है। एल फॉर क्या होगा? लिमेस्टर, ठीक है। तो ये जो थे यहाँ पे क्या थे? तो ये तीन अन्य न्यायाधीश थे। और इम्पे की बात करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश थे। तो चार लोग थे। इम्पे मुख्य न्यायाधीश है। एच फॉर हाइड, एल फॉर सी फॉर चैम्बर, एल फॉर लेमेस्टर की बात करेंगे, ठीक है। कहाँ पे था? तो यहाँ पे अन्य न्यायाधीश थे। तो ये भी नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग थे यहाँ पे औपनिवेशिक भारत में पुलिस व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो औपनिवेशिक भारत में पुलिस व्यवस्था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फौजदार थाने स्थापित करके एक नियमित पुलिस बल का संगठन किया, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपको एक ये फौजदार वगैरह के लिए काम जो किया था ना, तो ये कथन एक तो गलत है, क्योंकि फौजदार मुगल पूर्व काल के दौरान प्रमुख की कमान के तहत सेना का प्रभारी एक सैन्य अधिकारी होता है। फौजदार शब्द मुगलों से लिया गया। अब वारेन हेस्टिंग ने 1774 में फौजदार या सैन्य चौकियों की संस्था को बहाल कर दिया। जमींदारों से डकैतों, हिंसा और अव्यवस्था को दबाने में उसकी सहायता करने को कहा गया, ठीक है। तो ये कॉर्नवालिस नहीं होंगे, ठीक है। कौन होंगे? तो ये साहब जो होंगे आपके, क्या नाम है? हेस्टिंग साहब, ठीक है। वो भी वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पुलिस अधीक्षक का पद समाप्त कर दिया। कलेक्टर को पुलिस बल का प्रमुख प्रधान बना दिया गया, ठीक है। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखना। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया था? कलेक्टर को पावर को कम किया था। विलियम बेंटिक जब था, कलेक्टर के पावर को काफी अधिक बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो आपका 88 का 2 वाला की बात करेंगे, सही है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक का पद जो है, जो कि अभी एसपी साहब जो थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके पद को समाप्त किसने? विलियम बेंटिक ने कर दिया था। कलेक्टर को पुलिस बल का मतलब प्रमुख बना दिया था। तो कलेक्टर बहुत पावर था टैक्स कलेक्ट करने के अलावा, ठीक है। न्यायिक पावर और प्रशासनिक पावर भी कलेक्टर के अंदर थी, ठीक है। ड्यूरिंग द लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काफी अधिक पावरफुल हो गया था। कॉर्नवालिस ने हालांकि इसकी शक्ति को बहुत पहले ही काफी कम किया था, लेकिन विलियम बेंटिक के समय बहुत पावरफुल था ये, ठीक है। सहायक संधि की बात करेंगे तो भारत में सहायक संधि के जन्मदाता की बात करेंगे, जिसने सबसे पहले प्रयोग किया तो डुप्ले को हम लोग जानते हैं, क्योंकि डुप्ले ने साउथ में ऐसा किया था। लेकिन अगर बात करेंगे सहायक संधि की बात करेंगे, सबसे बड़े पैमाने पर भारत में अगर प्रयोग किसने किया था सहायक संधि, ठीक है। तो ब्लेजली ने, ठीक है, ध्यान रखना, ब्लेजली ने। ब्लेजली जब होता है भारत में, ठीक है, वायसराय बनकर कब आता है? तो 1798 में आता है, सॉरी गवर्नर, नॉट वायसराय। 1805 तक होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, आपको महत्वपूर्ण कांग्रेस का सेशन याद होना चाहिए, जस्ट लाइक महत्वपूर्ण गवर्नर का भी नाम, उसके दौरान कौन कौन से काम किए गए थे और उसका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, ब्लेजली का कब से कब तक था भारत में? 98 से 5। ठीक है, 98 से 5 तक, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, तो बिल्कुल जो सहायक संधि जो की जाती थी, ठीक है, तो उसमें से राज्य के आंतरिक मामलों में ध्यान में रखना, हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। राज्य जो थे आंतरिक मामला में स्वतंत्र होते थे। वो भी कहने के लिए होते थे, क्योंकि डेट टाइम की बात करें, ब्रिटिश रेजिडेंट होता था, जो कि अपने शासकों के अपने दरबार में रखना होता था, ठीक है। तो ये तो ठीक है। भारतीय शासक अपनी सेना रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। भारतीय शासक न तो अपनी सेना रख सकते थे, न तो किसी के साथ युद्ध कर सकते, न तो किसी के साथ संधि कर सकते थे, न तो किसी विदेशी ताकत को एक्सपेक्टिंग ब्रिटिश वो अपने यहाँ नौकरी पे भी रख सकते थे, ठीक है। किसी राज्य की सीमा के भीतर अस्थायी रूप से तैनात ब्रिटिश सेना होती थी, बिल्कुल। तो किसी राज्य की सीमा में अस्थायी तौर से मतलब जो होती थी, एक ब्रिटिश सेना रखी जाती थी, जिसका काम क्या क्या था, तो उनका कहना था, भाई साहब, आंतरिक ताकतों से हम आपका क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। और इसके बदले में जो उनको जो पैसे जो दिए जाते थे, ब्रिटिश आर्मी को जो सैलरी वगैरह जो देते थे, कौन देती थी? ब्रिटिश सरकार देती थी, कि वह राज्य देती थी जिनके साथ सहायक संधि की जाती थी। कौन देता था?
वह राज्य राज्य देता था। तो वो राज्य देता था। ठीक है, तो ये संधि जो थी काफी अधिक अपमानजनक थी, लेकिन क्या होता था, करना पड़ता था, मजबूरी थी। ठीक है, ध्यान में रखना, इसको सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। और इसके वजह से मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश को एक बहुत बड़ा एक साम्राज्य का विस्तार भी हुआ, एक वफादार सेना भी मिल गई, और साथ में उनको किसी भी प्रकार के पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े। ठीक है, क्योंकि पैसे कौन दे रही थी, तो राज्य दे रही थी। ठीक है, राज्य का क्षेत्र मिल गया, एक बड़ा सा सेना मिल गया, किसके खर्चे पे, तो उसी राजा के खर्चे पे। ठीक है, तो ये ब्रिटिश या ब्रिटिश एक्सपेंशन के लिए अगर बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा कॉस्ट था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। ठीक है, तो सबसे पहले घटित की बात करेंगे तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कब हुआ, तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब होता है, तो क्या बताएंगे। 67 से 69। 69 बिल्कुल, तो ध्यान में रखना है 67 से लेकर 69 तक ध्यान में रखना, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध होता है। दूसरा की बात करेंगे तो दूसरा 80 से 82, 80 से 84 है, नहीं 80 से 84 है। ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रथम अंग मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो ध्यान रखना 67 से लेकर 69 तक है। सेंट थॉमे की लड़ाई हुई थी, काफी इंपोर्टेंट लड़ाई हुई थी। सेंट थॉमे की लड़ाई की बात करेंगे तो ये कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसी सेना की बीच में हुई थी। ठीक है, बिटवीन द फ्रांसीसी आर्मी एंड द कर्नाटक नवाब। ठीक है, ध्यान में रखना है, जिसमें अनवरुद्दीन की सेना जो थी, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वो अनवरुद्दीन जो था यहाँ पे मारा गया था। ठीक है, तो 1746 आपको ध्यान में रखना है। एंग्लो भूटानी युद्ध की बात करेंगे तो लॉरेंस के दौरान हुआ था, या 1864 में हुआ, सॉरी सॉरी मिस्टेक मिस्टेक, हाँ ठीक ठीक ठीक। ठीक है, एंग्लो अफगान की संधि की बात करेंगे तो ध्यान रखना 1839 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1839 में हुआ था, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ध्यान में रखना एक संधि जो हुई थी एंग्लो अफगान युद्ध से संबंधित है। गंडवा की संधि बता सकते कब हुआ था, हालांकि वो प्रथम वाले में नहीं था, सेकेंड एंग्लो अफगान वार में था। 73 कब था, नहीं गंडवा की संधि गलत है। ठीक है, मैंने कई बार बताया इसको याद रखने के लिए। ये आई 79 में थिंक हुआ था। 1879 में हुआ था गंडवा की संधि, या द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान पे गंडवा की संधि हुई थी। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था भाई, सब मिक्स हो गया। तो सेंट थॉमे की लड़ाई की बात करें 1746 में सबसे पहले हुआ था, ध्यान में रखेंगे। अब बेल्लोर के विद्रोह की बात करेंगे तो टीपू जो था 1799 में मारा गया था। ठीक है, तो टीपू जब मारा गया ना तो उसके दोनों बेटों को कैद करके क्या होता है, बेल्लोर के जेल में रख दिया जाता है। ठीक है, तो बेल्लोर के जेल में रखा जाता है। टीपू सुल्तानी का बेटा जो था जिसका नाम था हैदर, फतेह हैदर जो नाम था, उसने क्या किया, वहां के जो सैनिक जो थे ना सबको भड़का दिया। एक्चुअली में क्या था, ब्रिटिश सरकार जो थी उनके जो रिचुअल जो थे, जैसे वो तिलक वगैरह लगाते थे, फिर हाथ पे कलेवा वगैरह बांधते थे, या फिर मुस्लिम जो सैनिक जो थे दाढ़ी वगैरह रखते थे, उस पर ब्रिटिश सरकार जो थी, वहां की कंपनी की जो सरकार जो थी रोक लगाना चाहती थी। तो टीपू के बेटे ने क्या किया, सबको भड़का दिया, और सबने इतना भड़क गया तो मतलब उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। हालांकि विद्रोह की बात करेंगे ना तो 9-10 बजे के आसपास दिन में शुरू होती है, तो शाम में जाके ना 8-9 बजे 7-8 बजे तक समाप्त हो जाती है, मतलब पूरा दिन भी नहीं चला। लेकिन ये विद्रोह इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफी 5-6 मतलब काफी संख्या में ना ब्रिटिश सेना के अधिकारी को और ब्रिटिश सेना के जो सैनिक जो थे उनको मार दिया गया था। ठीक है, तो बेल्लोर का विद्रोह अपने आप में काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो इसीलिए कहते हैं टीपू सुल्तान के बेटे ने एक दिन के लिए अपने पिताजी का नाम रोशन कर दिया था। ठीक है, तो जेल में सैनिकों का भड़काने में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो था तो टीपू का सन का था, इसको आपको ध्यान में रखना था। 1806 में हुई थी, कब हुई थी, तो 1806 में हुई थी। डेट टाइम की बात करेंगे, शासक कौन था, बार्लो था। ठीक है, कौन था, सॉरी कौन था, गवर्नर कौन था, तो बार्लो था। ठीक है, तो 1806 में बार्लो था, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपने पिताजी का नाम टीपू के बेटे ने एक दिन के लिए उच्च कर दिया, उसके बाद इसको यहाँ के जेल से निकाल के इसको दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, सो तुम जाओ वहीं पे रहो, यहाँ पे तुम लोगों को भड़काते हो। निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के उन्मूलन, ठगी के दमन, सेंट्रल कछार और कुर्ग विलय की से संबंधित है। सती प्रथा का उन्मूलन और ठगों के दमन से तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है किसके बारे में ये बात हो रही है एक्चुअली में, वन एंड ओनली तो विलियम बेंटिंग साहब। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने कुछ काम किया। सती प्रथा का उन्मूलन की बात करेंगे 1829 में किया। ठीक है, किस धारा का प्रयोग किया गया था, धारा, नियम कौन था, नियम 5। सब भूल गया। ठीक है, पिटाई लगा इसमाइल तुमको। ठीक है, नियम 17 था। ठीक है, ध्यान रखना, दास प्रथा अगर पूछेगा तो उसमें 5 है। ठीक है, उसके 1830 में कर्नल स्लीवन के सहायता से इसने क्या किया, ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। 1833 का चार्टर एक्ट आता है जिसमें से ध्यान रखेंगे
कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार के अलावा बहुत सारे जो अधिकार वगैरह जो थे उसके एकाधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रणजीत सिंह के साथ इसने मित्रता भी की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? तो वारेन हेस्टिंग के समय में प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ था। तब प्रथम अंगल मराठा युद्ध की बात करेंगे कब है? 1775 है। डेट टाइम हेस्टिंग था ना, 82 तक चला, 82 में सालाभाई की संधि होती है। हेस्टिंग कब तक था? 85 तक था, तो ये तो सही है। कर्नवालिस के समय द्वितीय अंगल, ध्यान में, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध की बात करें कर्नवालिस के समय में हुआ था। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध की बात करें 1817 से लेकर 19 तक चलता है। ठीक है, इसी के बीच ना 1818 में क्या होता, पूरी तरीके से मराठों को समाप्त भी कर दिया जाता था। इस समय कौन था? याद करो, लखनऊ, वहां पे सुगौली की संधि हुई थी, 1816 में हुई थी। ठीक है, और सुगौली की संधि के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो द्वितीय अंगल मराठा युद्ध द्वितीय सुगौली की 1802 संधि, में होता है ना, 1802 से 3 हाँ, होता है द्वितीय। द्वितीय मराठा 1802 से 3 होता है सर। 1802 में तो बसिन की संधि हुई थी। बसिन की संधि टूटने से ही तो मतलब मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ था। एक बार आप देख लेना, 1818 में ये मराठा साम्राज्य को पूरी तरीके से समाप्त, हालांकि युद्ध तो 1818-19 में ही हुआ था। ठीक है, 17 से 19 के बीच में हुआ था। ये गलत नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, तीसरा युग 1817 से 19। तीसरा था कि दूसरा था ये? सॉरी सॉरी, ये तीसरा है ये? 1803 में। 1817 में। तीसरा है। अच्छा अच्छा, तीसरा सॉरी सॉरी, ये तीसरा है। तीन सॉरी, मैं 2-3 में तो मिस कर गया। ठीक है, तीसरा। और तीसरा वाला में क्या होता है ना, इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ, ये दूसरा जो था ना, सॉरी, ये बेलेजली के शासनकाल में 3 से लेकर 5 में हुआ था। सॉरी, ये मैं तीसरा बता दिया, तीसरा है। ठीक है, और लॉर्ड बेलेजली द्वितीय मराठे युद्ध से थे, जुड़े हुए थे, ये तो ठीक है। हेस्टिंग्स की बात करेंगे, तीसरा से था, तो बिल्कुल हेस्टिंग्स की बात करेंगे, तीसरा से था। इसको लॉर्ड हेस्टिंग कहते थे, मार्केस के नाम से भी इनको जानते हैं। ये गलत है। द्वितीय के दौरान कौन होगा? तो द्वितीय के दौरान कौन हो जाएंगे? बेलेजली। ठीक है, बिजली बिल्कुल, तो आपका गलत है। ठीक है, इसको सुधारना। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। अहमदिया आंदोलन भारत से इस अलग इस्लाम सेक्ट के अंदर ही आता है। तो कहां से हुआ था? पंजाब से हुआ था। ठीक है, तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत भारत के कहां से हुई थी? तो पंजाब से हुई थी, ध्यान में रखना है। और ये मुख्यतः जो थे, जो ये किसके अपोजिट में थे? तो ये क्या चल रहा था? बहावी के विरोध देवबंद में से। था, बहावी के विरोध में था। या फिर आप बोल सकते हैं वो वहां पे जो था ना, यूपी में कौन था? यूपी में कौन सा एक बेस है जो कि फतवा वगैरह खूब जारी करते हैं, क्या नाम है उसका? सहारनपुर। नहीं नहीं, सहारनपुर। अ, जो इनका नहीं बनता था, सर सैयद अहमद खान से उनका नहीं बनता था, तो अलीगढ़ बोल रहा हूँ वाला उसके। देवबंद वाले थे अलीगढ़ के सर। तो सर से देवबंद वाले, बिल्कुल ठीक है, देवबंद वाले। देवबंद वाले। और ये देवबंद, और साथ में ठीक है, ये आपका जो बिहार जिसका सेंटर था, बिहार किसका था? वहां भी। बहावी का। ठीक है, तो ये लोग जो थे इस्लामी चीजों के, ठीक है, सॉरी, ये इस्लाम के मूल चीजों को अपनाना चाहते थे, दैट मीन सरिया लॉ। ठीक है, और ये अहमदिया जो थे ना, ये पश्चिमी शिक्षा से परिचित कराना चाहते थे, उदार आदर्शों को पालन करते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो देवबंद और बहावी क्या था? दे आर कंजर्वेटिव। ठीक है, हालांकि बहावी का तो कुछ इसमें रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरू में ये तो आपका क्या था, ये तो आपका धार्मिक सुधार के लिए शुरू हुआ था, लेकिन बाद में पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गया। देवबंद बहुत ज्यादा मतलब जो था ना, वो था, क्या बोलते हैं उसको, कंजर्वेटिव माइंड था। ठीक है, ये किसी तरह के बदलाव को पसंद नहीं करता था, सरिया लॉ को चाहता था पूरी तरीके इस्लाम में फॉलो। ठीक है, टोटली मॉडर्नाइजेशन का विरोध में था। इसका ठीक दोनों का अपोजिट जो था अहमदियाबाद था। इसीलिए अभी भी इन लोगों के बीच में ना आपस में उतनी बनती नहीं। अहमदिया मुसलमान को तो आई थिंक मुसलमान मानते भी नहीं है। ठीक है, एकता आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो एकता आंदोलन की बात अवध के क्षेत्र में हुआ था ना, 1921 में प्रारंभ हुआ था, ध्यान में रखना है, ये सही है। अवध के कुछ क्षेत्रों में था, सीतापुर के आसपास का इलाका जो था वहां पे था, ये शुरू हुआ था मेनली। ठीक है, ध्यान में रखना है। बहराइच वगैरह में, लखनऊ वगैरह में, सीतापुर के इलाका में ये जो था मुख्यतः चला था। हरदोई, बाराबंकी, मतलब सीधे लखनऊ के आसपास। ठीक है, मदारी पाशा ने जमीनी स्तर पर नेतृत्व दिया, बिल्कुल। तो एक आंदोलन के नेता की बात करेंगे तो कौन थे? क्या नाम था एक आंदोलन के नेता का नाम? ठीक है, मदारी पाशा था, और भी एक दो नेता थे। एक धार्मिक आंदोलन था, तो गलत है। ठीक है, तो एक का आंदोलन था कृषक था, क्या था ये? कृषक, क्या बताएंगे? कृषक था, धार्मिक नहीं था। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस संदर्भ में हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक भी तो काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, पंडिता रामाबाई सरस्वती ने लिखी थी।
इस पुस्तक में महिलाओं की मानसिकता को दर्शाया गया था। से भाई हाई कास्ट हिंदू वुमेन जो है ना, उनकी भी मानसिकता जो जो नहीं बोलता है, पुरुषवादी सोच की है, ठीक है, वो भी मतलब जो है कास्टिज्म को मतलब क्या करती है, कहीं ना कहीं से मतलब क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। तो उन्होंने महिला होते हुए महिलाओं को ध्यान में रखेंगे वो काउंटर किया था। बाद में जाके इस पुस्तक को अमेरिकी दर्शकों के लिए भी लिखा गया था 1887 में, ठीक है। पंडिता रमाबाई की बात करेंगे तो ये ज्योतिबा फुले जी की पत्नी थी, ठीक है। और महिलाओं को इनको तो काफी सम्मान से याद करना चाहिए कि महिला शिक्षा के लिए जितना इन्होंने काम किया है उतना किसी ने नहीं किया, पूरे हिंदुस्तान में किसी ने इतना काम नहीं किया, ठीक है। बाद में ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इजारादारी प्रथा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ की गई थी। तो इजारादारी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है नहीं था, हेस्टिंग था। गलत है। क्या हो जाएगा इजारादारी में, क्या होगा, हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, गलत है इजारादारी। उसके बाद करेंगे, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है परमानेंट सेटलमेंट से। लॉर्ड मेकॉफ को भारतीय प्रेस को 1823 में लाइसेंसिंग विनियम अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था, बिल्कुल ठीक है। इसलिए लॉर्ड मेकॉफ को क्या बोलते हैं, तो भारतीय प्रेस प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, ठीक है। 98 नंबर प्रश्न भी आपको देखना ही पड़ेगा। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम थे, तो क्या क्या परिणाम थे, तो ध्यान में रखना है। सेना में भारतीयों का प्रतिनिधित्व को कम कर दिया गया। एक कमीशन बनाई गई थी सेना को पुनः गठित करने के लिए। कौन सी कमीशन थी, जो कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद आई थी। कमीशन का नाम क्या है, पील, बिल्कुल ठीक है, पील जो था, ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सरकार ने भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। सरकार ने क्षत्रिय विजय रोक दी, बिल्कुल ये सारे ही चीज को रोक दिया था। राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था। क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ये सारे चीजें जो थी हुई थी, ठीक है। भिन्न विचारधारा, ठीक है। बाली, मुस्लिम लीग का उद्भव के लिए कौन जिम्मेदार था, तो मुस्लिम लीग को उदय करने में एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था, जिसका नाम था, ठीक है, मिंटो स्पेशली, ठीक है। उसके बाद आगा खान और उसके बाद सलीमुल्लाह खान, ठीक है। आगा खान का विचार था, मिंटो ने क्या किया, आग लगाई, और सलीमुल्लाह ने बोला से आओ, मैं पूरा व्यवस्था कुर्सी टेबल बैठा हुआ सभी लोग के लेके ढाका पहुंचो, ठीक है। तो इसका विचार था। एक 1906 में एक मुस्लिम का जो दल जो था वो जाके मिलता है, मिंटो से मिलता है, ठीक है। एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल है, मिंटो से मुलाकात कहाँ पे होती है, ये भी प्रश्न पूछा है। एक ग्रुप जो था जिसको लीड आगा खान कर रहे थे, मिंटो से मिलने जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, शिमला में। बिल्कुल शिमला में जाकर मिंटो को कहते हैं, देखिए भाई साहब, हम तो आपका बहुत बड़े सपोर्टर रहे शुरू से, और हम लोग जो है ना मतलब इलाइट क्लास से आते हैं, शुरू से हमारे जो पूर्वज जो रहे, अब मुगल को ही देख ली, सबके सब मतलब शासक वर्ग में थे, लेकिन दिक्कत ये बात है से हिंदुस्तान में हमारी जनसंख्या बहुत कम है, तो हमारे लिए तो कुछ ना कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिंटो कहता है वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम लोग जो है ना सो वो नहीं हो, क्या बोलते हो, यूनिटी नहीं है तुम्हारे में, तुम पहले एकीकृत हो। तो कैसे हो, तो कांग्रेस ने जो पार्टी जो बनाई अपनी ना, हिंदुओं की पार्टी, तुम भी जाके अपने लिए एक पार्टी तैयार करो, ठीक है। तब जाके ये क्या करता है, सलीमुल्लाह साहब जो थे बुलाते ढाका आने के लिए, नवाब था वहां का, और फिर जाके वहां पे मुस्लिम लीग बनती है, ठीक है। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। भारत के अन्य यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों पर अंग्रेजों की सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो ब्रिटेन में स्थिर सरकारें थी, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां पे, उन्नत नौसेना। क्या सही है, तो क्या बताएंगे, तो ध्यान में रखना, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से, ठीक है, ब्रिटिश विजय का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, ब्रिटेन में स्थिर सरकार थी और उनकी नेवी जो थी काफी अधिक बढ़िया थी, इस वजह से उन्होंने काफी अच्छा किया भारत में, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी के तरह हमने जो था आज के 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, 50 क्वेश्चन और करेंगे, उससे पहले हम पॉज लेंगे, ठीक।